हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामशिप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो घटना चक्र की ईयरली मैगजीन दृष्टि नाम से आती है, आंख वाली, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय परिदृश्य का लगभग आधा कवर कर लिया है, यानी लगभग 34 पेज तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। इस वीडियो के साथ ही राष्ट्रीय परिदृश्य जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी लगभग 56 पेज तक हम लोग दृष्टि को कवर कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। मोदी सरकार 3.0 जो 18वीं लोकसभा का चुनाव था 2024, यह 7 चरणों में संपन्न हुआ। कब से कब तक? 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में संपन्न हुआ। जो पहला आम चुनाव था 1951-52, उसके बाद यह सबसे लंबी अवधि वाला चुनाव था। जो 2024 का चुनाव था वह पहले आम चुनाव के बाद सबसे लंबा अवधि वाला चुनाव था। आम चुनाव 2024 में 96.88 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे। 96.88 करोड़ मतदाता 85 से अधिक वर्ष की आयु के तथा 40% की मानक दिव्यांगता वालों को घर से ही मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई थी। और शोम्पेन जनजाति, जो कि ग्रेट निकोबार में पाई जाती है, इसने पहली बार आम चुनाव में भाग लिया। शोम्पेन जनजाति ने। शीतल देवी, जो कि पैरा तीरंदाज हैं, इन्हें जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया था। ईसीआई का राष्ट्रीय आइकन किसे नियुक्त किया गया था? शीतल देवी को। 65.79% औसत मतदान हुआ। सबसे अधिक मतदान प्रतिशत लक्षद्वीप में दर्ज किया गया 84.16%, और सबसे कम बिहार में 56.19%। 2024 में 74 महिलाएं निर्वाचित हुई, यानी प्रतिशत की बात करें तो 13.63%, जबकि 2019 में 78 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। जो मतगणना वह 4 जून को संपन्न हुई और 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल, जो कि सूरत के बीजेपी विधायक हैं, निर्विरोध विजयी रहे। मुकेश कुमार चंद्रकांत दयाल। इस चुनाव में बीजेपी ने 240 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 99 सीट और समाजवादी पार्टी ने 37, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटें प्राप्त की। सर्वाधिक मतों से जीत किसने दर्ज की? राकिबुल हुसैन ने 10,12,476 वोट से। धुबरी से, यह जो है असम के धुबरी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार थे। सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज, जो 25 वर्ष के, जो कि कौशाम्बी से सपा के विधायक रहे। सबसे युवा महिला सांसद प्रिया सरोज, जो कि मछली शहर से सपा की विधायक रही। श्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम की शपथ ली। नेहरू के बाद दूसरे व्यक्ति। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त 30 कैबिनेट मंत्रियों, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में रानिल विक्रमसिंघे, राष्ट्रपति श्रीलंका, मोहम्मद मोइजू, राष्ट्रपति मालदीव, शेख हसीना, बिंदु कुमार जगन्नाथ, पीएम मॉरिशस के, पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये नेपाल के प्रधानमंत्री, शेरिंग तोब्गे, भूटान के पीएम, और अहमद अफीम उपराष्ट्रपति थे सेशेल्स के। इतने लोगों ने भाग लिया, यानी टोटल 7 देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने। तो नेक्स्ट है 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव। तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार जो है सीएम पद की शपथ ली। आंध्र प्रदेश में टोटल 175 विधानसभा सीटें हैं। उड़ीसा में मोहन चरण मांझी ने शपथ ली, बीजेपी के। उड़ीसा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 147। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू लगातार तीसरी बार, और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? 60। सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग दूसरी बार, और सिक्किम में विधानसभा सीट है 32। धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी, एक अंतर्देशीय विश्लेषण। रिपोर्ट के अनुसार 1950 से 2015 के मध्य भारत की कुल जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी में 7.82% की कमी दर्ज की गई। 1950 में 84.68% थी, जो कि घटकर 2015 में 78.06% रह गई है। मुस्लिम आबादी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई है। ईसाई की 2.24% से बढ़कर 2.36% हो गई है। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन नियम 2024। यह जो संशोधन नियम 2024 है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन को सक्षम करेगा। अगला है दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना। दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध है तथा विश्व का सबसे ऊंचा आरसीसी यानी रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट बांध है
और इसकी ऊंचाई कितनी है 278 मीटर। प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग घाटी में दिबांग नदी पर स्थित है। टोटल क्षमता कितनी है 2880 मेगावाट, 240 मेगावाट के 12, 240 गुणे 12, टोटल 2880 मेगावाट। एनएचपीसी द्वारा इसको विकसित किया जाएगा। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है सिद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन, जो कि 1897 में स्थापित किया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। नेक्स्ट है सेला सुरंग। अरुणाचल प्रदेश में यह स्थित है। प्रधानमंत्री द्वारा आभासी माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया। किसका? सेला सुरंग का। बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन द्वारा प्रोजेक्ट वर्तक के तहत इसको निर्मित किया गया है। प्रोजेक्ट वर्तक, हो सकता है कि प्रोजेक्ट वर्तक किससे संबंधित है? सेला सुरंग से। 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ने वाली सड़क बनाई गई है। इस सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग विधि से किया गया है। विश्व की सबसे लंबी द्विलेन सड़क सुरंग है। सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा लद्दाख स्थित ब्रांगसा पुल को विश्व के सबसे ऊंचे मल्टी स्पैन पुल के रूप में मान्यता दी गई है। ब्रांगसा पुल कहाँ है? श्योक नदी पर 14,900 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में स्थित है। सेला सुरंग कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और ब्रांगसा सुरंग यह लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है शौर्य की प्रतिमा। जोरहाट असम में लचित बरफुकन की 84 फीट ऊंची कांच की प्रतिमा, और इसको जो है 41 फीट ऊंचे आसन पर बैठाया गया, यानी टोटल कितना हो गया 125 फुट ऊंची प्रतिमा। प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इसके शिल्पकार हैं राम बी तुषार। लचित बरफुकन असम के अहोम साम्राज्य के शाही सेना के जनरल थे। अहोम साम्राज्य के शाही सेना के जनरल थे। 1671 में सरायघाट युद्ध में औरंगजेब को इनकी सेना से हार का सामना करना पड़ा था। 24 नवंबर को लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ अन्य मूर्तियां भी देख लेते हैं। एकात्मकता की मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची मूर्ति है, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित है, और इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया था। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है, जो कि विश्व में सबसे ऊंची कांस्य की प्रतिमा है, और यह कहां पर स्थित है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है संसदीय विशेषाधिकार पर ऐतिहासिक निर्णय। डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय पीठ ने सीता सोरेन बनाम भारत संघवाद में 4 मार्च 2024 को 1988 के पीवी नरसिम्हा राव मामले में सुनाए गए फैसले को पलटते हुए कहा कि संसद सदस्य अथवा विधानमंडल सदस्य सदन में वोट या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने पर विशेषाधिकार के तहत अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकता। नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 29 फरवरी 2024 को मंत्रिमंडल की मंजूरी, 13 फरवरी को प्रधानमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। यह जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी जो 100% वित्त पोषण होगा वह केंद्र सरकार द्वारा व्यय किया जाएगा। और इसका लक्ष्य क्या है? 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना करना। कितने करोड़ घरों पर? 1 करोड़ घरों पर, जिससे 1 करोड़ परिवार को प्रति माह 300 यूनिट निःशुल्क बिजली प्राप्त हो सके। 2 किलोवाट क्षमता तक सौर ऊर्जा प्रणालियों के लिए लागत का 60% केंद्रीय वित्त सहायता प्रदान की जाएगी। कितना? 60%। प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम विकसित किया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य 2030 तक 50 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य हासिल करना है। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत जो है 4थे स्थान पर और सौर ऊर्जा उत्पादन में 5वें स्थान पर है। रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पवन ऊर्जा उत्पादन में 4था और सौर ऊर्जा उत्पादन में 5वें स्थान पर। नेक्स्ट है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। भारतीय विमानन में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह महिलाओं तथा बालिकाओं को स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ स्टेम क्षेत्र में कौशल को सीखने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बेंगलुरु में ही बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के तुमकुर में HAL हेलीकॉप्टर विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया, जो कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा है। कहां पर? तुमकुर में। नेक्स्ट है स्वाति पोर्टल। स्वाति मीन
साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ में महिलाओं तथा बालिकाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एकल ऑनलाइन पोर्टल है। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट है चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक। चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत 2 जनवरी 2018 को की गई थी और 15 फरवरी 2024 को 5 सदस्यीय पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। और इस 5 सदस्यीय पीठ में कौन कौन शामिल था? DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति गवई, न्यायमूर्ति परदीवाला व न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 14 का यह उल्लंघन करता है। नेक्स्ट है भारत रत्न 2024। 5 लोगों को भारत रत्न 2024 में प्रदान किया गया। कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर बाकी चारों लोगों को मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? पटना में। और इसका उद्घाटन बिहार के CM नीतीश कुमार द्वारा किया गया। यह भारत के साथ साथ एशिया में भी अपनी तरह का पहला केंद्र है। वर्तमान में विश्व में नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियां हैं। 24 अक्टूबर 2024 को भारत सहित 11 देशों ने नदी डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए कोलंबिया की राजधानी बगोटा में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कहां पर? बगोटा में। और कितने देशों ने? 11 देशों ने। भारत में 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है सुदर्शन सेतु का उद्घाटन। प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। यह सेतु ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप जो कि कच्छ की खाड़ी में स्थित है जोड़ता है। ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप से। लंबाई कितनी है इसकी? 2.32 किलोमीटर, जिनमें 900 मीटर का भाग केबल के सहारे टिका हुआ है। यह देश का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। 11 सितंबर को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। यह जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की एक उप योजना है। 2023-24 से 2026-27 तक के लिए यानी 4 साल की अवधि है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 10 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक यानी 5 वर्षों की अवधि के लिए। अगला है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। नेक्स्ट है श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा श्री राम लला की मूर्ति 18 जनवरी 2024 को स्थापित की गई थी। कर्नाटक से लाए गए कृष्ण पत्थर यानी ब्लैक ग्रेनाइट से निर्मित किया गया है। 10 अवतारों में इनको दिखाया गया है और इनके जो मूर्तिकार हैं कर्नाटक के अरुण योगीराज। मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है और इसकी लंबाई है 380 फीट। पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है? 380 और 250 फीट जो है चौड़ी है तथा 161 फीट ऊंची है। 3 मंजिला यह मंदिर है। मंदिर में 5 मंडप होंगे। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। इस मंदिर में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। श्री राम नवमी के दिन 12 PM पर श्री राम लला के माथे पर सूर्य तिलक पड़ेगी, जिसको IIA बेंगलुरु ने सूर्य पथ व प्रकाशिकी पर तकनीकी सहायता प्रदान की है तथा CSIR CBRI रुड़की ने सूर्य तिलक तंत्र को डिजाइन किया है। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी नुहावा सेवा अटल सेतु। इसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी आधारशिला 2016 में रखी गई थी तथा 12 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। यह भारत का सबसे लंबा सेतु है तथा भारत का सबसे लंबा समुद्र सेतु भी। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, समुद्र पर 16.5 किलोमीटर, बाकी भूतल पर। यह 6 लेन वाला है। यह सेतु सिवड़ी से प्रारंभ होकर नुहावा सेवा के निकट चिरले ग्राम तक जाएगा। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। राष्ट्रपति द्वारा 11 जनवरी को इसके परिणाम घोषित किए गए, जिसमें 4477 यानी 4477 शहर, 61 छावनी, 88 गंगा टाउन शामिल हैं। 4477 शहर, 61 छावनी और 88 गंगा टाउन। इंदौर 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर रहा और पहले स्थान पर इस बार सूरत को भी स्थान दिया गया, यानी इस वर्ष इंदौर और सूरत पहले स्थान पर रहे।
1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में इंदौर, सूरत पहले स्थान पर रहे, नवी मुंबई दूसरे और जो विशाखापत्तनम है तीसरे स्थान पर रहा। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में सासवाड़ा महाराष्ट्र का पहले स्थान पर, पाटन जो कि छत्तीसगढ़ का है दूसरे स्थान पर और लोनावाला महाराष्ट्र का तीसरे स्थान पर रहा। और शीर्ष राज्य रहे महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। पहले नंबर पर शीर्ष राज्य महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर उड़ीसा। उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर रहा। शीर्ष गंगानगर, इसमें पहले स्थान पर वाराणसी, दूसरे स्थान पर प्रयागराज, तीसरे स्थान पर बिजनौर और चौथे स्थान पर हरिद्वार, पांचवें पर कन्नौज। पांचों ही उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, पहले स्थान पर वाराणसी, दूसरे पर प्रयागराज, तीसरे पे बिजनौर। कचरा मुक्त स्टार रेटिंग में नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में नोएडा को 14वें स्थान पर, गाजियाबाद को 38वां स्थान, अलीगढ़ को 40वां स्थान और वाराणसी को 41वां स्थान प्राप्त हुआ। महू छावनी को सबसे स्वच्छ छावनी का दर्जा। महू छावनी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया। इस दौरान 2024 हेतु स्वच्छ भारत मिशन के एंथम का भी यानी थीम सॉन्ग का भी विमोचन किया गया। इसका शीर्षक है नया संकल्प है नया प्रकल्प है और गायक हैं कैलाश खेर। अगला है अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। 11 दिसंबर 2023 को 5 जजों की पीठ, जिसमें शामिल थे DY चंद्रचूड़ अध्यक्ष और न्यायमूर्ति SK कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई तथा न्यायमूर्ति श्रीकांत, ये 5 जज शामिल थे। और इन्होंने केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 335A तथा 370 को निरस्त करने को वैध ठहराया। और यह कब निरस्त किया गया था? 5 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी योजना। यह भी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना हेतु 2024-25 से 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ जो है परिव्यय निर्धारित किए गए हैं। केंद्र सरकार 15,000 स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी। इन ड्रोनों को किसानों को किराए पर दिया जा सकेगा। 15,000 ड्रोनों में से प्रथम 500 ड्रोन उर्वरक कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन की 80% लागत अधिकतम 8 लाख रुपए केंद्रीय वित्तीय सहायता से प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण देकर ड्रोन दीदी में बदला जाएगा। 11 मार्च को प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन सौंपे। भारत उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला है पीएम जनमन। पीएम जनमन को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 नवंबर यानी जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया झारखंड के खूंटी जिले से। और इसका लक्ष्य है उन 75 PBTG जनजाति समूहों का विकास करना जो विभिन्न मंत्रालयों अथवा विभागों की योजनाओं से छूट गए हैं। 2023-24 से 2025-26 तक 24,104 करोड़ रुपए परिव्यय प्रस्तावित हैं। 9 मंत्रालयों द्वारा 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। अगला है मेरा युवा भारत। 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ से इसका शुभारंभ किया गया। मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय है। यह 15 से 29 वर्ष के युवाओं को लाभान्वित करेगा, लेकिन विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए कार्यक्रम के घटकों के मामले में लाभार्थी 10 से 19 वर्ष के आयु के होंगे। यह एक फिजिटल यानी फिजिकल प्लस डिजिटल, इसको मिलाकर फिजिटल मंच है। यह युवाओं को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के स्थान पर सक्रिय संचालक बनने में मदद करेगा। अगला है आजादी के अमृत महोत्सव का समापन। आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 2021 को। प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा में भाग लिया। जो मेरी माटी मेरा अभियान है यह 9 अगस्त से 31 अक्टूबर 2023 तक चला। यह आजादी के अमृत महोत्सव का समापन समारोह भी था। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको कार्यान्वित किया जा रहा था। प्रधानमंत्री द्वारा कर्तव्य पथ पर अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास किया गया। इस महोत्सव में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य रहे जम्मू कश्मीर, हरियाणा दूसरे नंबर पर और तीसरे स्थान पर राजस्थान, यानी जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर रहा। और शीर्ष प्रदर्शनकर्ता मंत्रालय कौन सा था? विदेश मंत्रालय। अगला है नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे की लंबाई कितनी है? 82.15 किलोमीटर।
नेक्स्ट है गांगेय डॉल्फिन यूपी का जलीय जीव घोषित। अक्टूबर 2023 को गांगेय डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई। मई 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया गया था। 2008 में असम सरकार द्वारा इसको जलीय पशु घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश की राज्य मछली कौन सी है? चितला या इंडियन फीदर बैक। गंगा डॉल्फिन की IUCN स्टेटस है संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड। इसे टाइगर ऑफ गंगा भी कहते हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है घोल मछली। घोल मछली गुजरात की राज्य मछली के रूप में मान्यता। नेक्स्ट है भारतीय भेषज संहिता आयोग PGD का सदस्य। PGD मीन्स फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप। इसकी वार्षिक बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? हैदराबाद में। इस बैठक के दौरान भारतीय भेषज संहिता आयोग को अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसमें PGD में, फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप में। अगला है सम्मक्का सर्रक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, तेलंगाना के मुलुगु जिले में। कहां पर? तेलंगाना के मुलुगु जिले में। सम्मक्का सर्रक्का जठारा यह एक मेला है जो कि कुंभ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। सम्मक्का सर्रक्का जो कि माँ बेटियां हैं, इनकी जोड़ी ने 12वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा सूखे की स्थिति में लगाए गए कर के विरोध में इन्होंने विद्रोह कर दिया था। अगला है ट्रेवल फॉर लाइफ। मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है पर्यावरण संरक्षण के लिए। पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस यानी 27 सितंबर को भारत मंडपम नई दिल्ली से ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक रूप से लॉन्च किया, अस्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु। ट्रेवल फॉर लाइफ को 2 क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया है, स्वच्छता के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ और ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ। स्वच्छता के लिए जो ट्रेवल फॉर लाइफ है यह 108 स्थलों पर संचालित किया जाएगा। कितने स्थलों पर? 108 स्थलों पर। पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसमें 35 गांवों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें 5 गांवों को स्वर्ण, 10 को रजत और 20 को कांस्य पदक प्रदान किया गया। रजत पुरस्कारों में यूपी का पुराना ग्राम भी शामिल था। अगला है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन 4 अक्टूबर 2023 को। 2030 तक भारत हल्दी का $1 बिलियन निर्यात का अनुमान लगाया है। अगला है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके लिए 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। 128वां विधेयक और अधिनियम कौन सा बना? 106वां। यह जो है नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम है। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 239 ए में संशोधन किया गया तथा अनुच्छेद 330A, 332A तथा 334A को जोड़ा गया। 239 ए में संशोधन और 330A, 332A, 334A को जोड़ा गया। परिसीमन की प्रक्रिया के बाद इसको प्रभावी किया जाएगा। सर्वप्रथम महिला आरक्षण संबंधी प्रयास 11वीं लोकसभा में तत्कालीन PM देवगौड़ा के कार्यकाल में 1996 में पेश किया गया था। अगला है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय होगा। टैगलाइन क्या है इसकी? सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। 2023-24 से 2027-28 यानी 5 वर्षों की अवधि हेतु 18 पारंपरिक व्यवसायों को इसमें शामिल किया गया है। कितने? 18। नेक्स्ट है आयुष्मान भव अभियान। राष्ट्रपति द्वारा 13 सितंबर 2023 को गांधीनगर से वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया। इसका आयुष्मान भव अभियान। आयुष्मान भारत में 4 स्तंभ शामिल हैं: स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, PM जन आरोग्य योजना, PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन तथा चौथा है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अगला है सांची, भारत का पहला सौर शहर। भारत का पहला सौर शहर कौन सा बना? सांची। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एवं IIT कानपुर के मध्य समझौता किया गया। मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग और IIT कानपुर के मध्य समझौता। और जो गुजरात का मोढेरा है, यह पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना। कौन सा गांव? मोढेरा। तो दोस्तों ये था राष्ट्रीय घटनाक्रम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।